नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकेडमी एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के पेपर वन मेन के पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। यहाँ से दोस्तों मेंस में तो प्रश्न पूछा ही जाता है और यहाँ पर प्री में भी लगातार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह राजवंश है। तुगलक वंश साथियों दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाला वंश है। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक शाह था। गयासुद्दीन तुगलक शाह का जो पीरियड था शासन का, यह था 1320 से 1325 ईस्वी तक। कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण कराया। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। सुल्तान का अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से संबंध बिगड़ गए। सुल्तान जब बंगाल विजय से वापस आ रहा था तब औलिया के पास संदेश भेजा कि औलिया यानी कि निजामुद्दीन औलिया कि वह उसके दिल्ली पहुंचने के पहले दिल्ली छोड़ दे। औलिया ने उत्तर दिया, हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। यानी कि जो सुल्तान था यहाँ का गयासुद्दीन तुगलक, ये बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था। तो इसने बोला था कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे और निजामुद्दीन औलिया ने जो उसको जवाब दिया था इसमें कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। कहते हैं कि रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई, ये दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया था। मृत्यु के पीछे कारण था कि इसका जो लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल विजय के उपलक्ष्य में एक परेड करवा रहा था पालमपुर में, और वहाँ पर लकड़ी के महल बनवाए थे और 1000 हाथियों की परेड करवा रहा था। और उस महल में ही बैठ के गयासुद्दीन तुगलक उस परेड को देख रहा था। और परेड इतनी भयानक हुई कि उसके पैरों के हाथियों के परेड के वहाँ पे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई और वो लकड़ी का महल जो है उसी के ऊपर गिर गया और उसी में डेथ कर गया वो। और इसीलिए मोहम्मद बिन जो तुगलक था इसको पितृहंता भी कहा जाता है। तो आइए अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। इसका कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर बिन नहीं लिखा है, मोहम्मद तुगलक लिखा है, लेकिन ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। सुल्तान के योगियों के अच्छे संबंध थे। जैन आचार्य जिन प्रभाफूरी के साथ इनके अच्छे संबंध थे। सुल्तान हिंदुओं के त्योहारों में होली में भाग लेता था। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये हिंदुओं का जो त्यौहार होली होती थी इसमें पार्टिसिपेट करता था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर तथा सालार महमूद गाजी की दरगाह के दर्शन के लिए बहराइच गया। यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर और सालार तथा महमूद गाजी की दरगाह के दर्शन के लिए बहराइच गया। 1340 ईस्वी में इसने सिक्कों पर अपना नाम हटाकर खलीफा मुस्तकफी बिल्लाह का नाम अंकित करवाया था। राजधानी परिवर्तन भी करवाया था इसने। सुल्तान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के दौलताबाद यानी कि देवगिरी राजधानी बनाने की योजना बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसीलिए इसने दिल्ली के मुसलमानों को दौलताबाद जाने का आदेश दिया। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में 2 मुद्राएं प्रचलित थी। पहला था चांदी का टंका, दूसरा था तांबे का जीतल। सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा के रूप में कांसे की मुद्रा प्रचलित की जिसका नाम अदली था। इस चांदी के टंके के मूल्य के बराबर थी, या चांदी के टंके के मूल्य के बराबर थी जो कांसे की मुद्रा थी। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था सांकेतिक मुद्रा चलाने का, 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई। यहाँ की मुख्य मुद्रा चांदी की टंका थी। चांदी की कमी के कारण मुद्रा की कमी हो गई जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी हो गई। अतः सुल्तान ने अपनी आर्थिक साख बचाए रखने के लिए प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। दुर्भाग्य से इसने मुद्रा निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा और न ही नकली सिक्का बनाने वालों के लिए दंड का विधान किया। परिणाम स्वरूप घर घर नकली सिक्का बनने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया, जिससे पूरा राष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया। सुल्तान ने जब यह समझा कि योजना सफल हो गई तब आदेश दिया कि जिन लोगों के पास प्रतीक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाए। खुरासान अभियान योजना। एक समय ईरान में मंगोलों का शासन था जिन्हें इलखान
कहा जाता था। इस समय इलखानों की शक्ति का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए सुल्तान ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए सुल्तान ने मिस्र के शासक से संधि की। अभियान के लिए 3,70,000 सेना तैयार की और सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। दुर्भाग्य से मिस्र के शासक से जो संधि की थी वह क्रियान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि मिस्र के शासक को अपदस्थ कर दिया गया और वह योजना असफल हो गई। कहते हैं दोस्तों, यह जितनी योजना बनाता था उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती थी। नेक्स्ट है इसमें दवाब में कर वृद्धि। सुल्तान राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। दुर्भाग्य से जब यह योजना लागू हुई तब दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और इसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया। यह किसानों का पहला विद्रोह था। सुल्तान ने जब यह समझा कि यह योजना असफल हो गई है, तब उसने किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया, जिसे सोनधरी के नाम से जाना जाता है। जब सुल्तान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि जो इसकी कर की योजना, दोआब में टैक्स बढ़ाने की योजना थी, जब यह उसने लगाया तब उस समय वहाँ अकाल पड़ गया था और किसानों को लग रहा था कि ये टैक्स को माफ़ कर देंगे, लेकिन उसी समय यह योजना दोआब क्षेत्र में लागू हुई तो किसानों ने इसको विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने किसानों को ऋण प्रदान किया और ऋण प्रदान करने के लिए एक विभाग की भी स्थापना की, दीवान-ए कोही। और जो कृषि ऋण प्रदान किया, कृषि का जो धन ऋण दिया इसने, उस परियोजना का नाम जो है सोनधरी परियोजना थी। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ऋण दिया। बदायूनी उल्लेख करता है कि इस तरह सुल्तान को अपनी रियाया से और रियाया को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिली। यह पहला सुल्तान था जिसने पब्लिक को प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ऋण दिया था। जब इसकी मृत्यु हुई, रियाया यानी कि पब्लिक, जनता, प्रजा, तो बदायूं कहता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम इस प्रकार से है। यहाँ के बहुत प्रश्न बनता है दोस्तों, तो इसको आपको देखना है। सबसे पहले इसने दोआब में टैक्स को बढ़ाया था। दूसरा, इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इसकी तीसरी योजना थी, यह प्रतीक मुद्रा चलाया था। ये सारी फेल हो गई थी। चौथी योजना थी यह खुरासान अभियान के लिए इसने जो 3,70,000 सैनिक तैयार किए थे। पाँचवीं योजना थी कराचिल अभियान की योजना। छठी योजना थी कृषि उत्पादन की योजना। अब हमारे अगले शासक हैं तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक। इनका कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। तुगलक के ना कोई पुत्र था और ना ही कोई अपना उत्तराधिकारी। यह एक हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम नैला देवी था। फिरोज शाह तुगलक की माँ का नाम नैला देवी था। वह एक हिंदू महिला थी। इसने तेलंगाना के एक ब्राह्मण जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, मलिक मकबूल को अपना वजीर नियुक्त किया और इसे खान ए जहाँ की उपाधि प्रदान की। यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने तेलंगाना के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और उनका नाम था मलिक मकबूल। उनको ही अपना वजीर नियुक्त किया था और उनको खान ए जहाँ की उपाधि दिया था। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। कुछ ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न में प्री के सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी कार्य। पहला है ऋणों की समाप्ति। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसानों को दिए गए ऋण को इसने माफ़ कर दिया और ऋण पंजिकाओं को नष्ट कर दिया। यानी कि जो उन्होंने ऋण दिया था इसको इसने माफ़ कर दिया कि चलो अब आप लोगों को ऋण नहीं चुकाना होगा। दूसरा है राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। इसने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह कबंध के दंड विधान में परिवर्तन करके ठोस दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए। देखो फिरोज शाह की स्कीम कितनी बढ़िया थी कि अगर कोई सरकारी सेवक है यानी कि सरकार के यहाँ कार्यरत है, कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो वृद्ध हो जाता है, तब भी उसके या तो पुत्र को नौकरी मिलेगी या तो दामाद को मिलेगी या उसके दास को मिलेगी, जिसको वो चाहेगा।
बुद्धिजीवितों को यानी कि प्रायोरिटी पहले पुत्र को रहेगी, फिर दामाद को। अगर दोनों ही नहीं है तो सरकार दास को प्रायोरिटी मिलेगी। बुद्धिजीवियों को राहत। इसने धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों से जुड़े मुस्लिम व्यक्तियों को कर मुक्त भूमि अनुदान दिया। उलेमाओं यानी कि धार्मिक वर्ग ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान घोषित किया। नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। कर राजस्व में सुधार। इसने यानी कि नगद वेतन की जगह जागीर देना प्रारंभ किया। राजस्व व्यवस्था में सुधार। फिरोज तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने राज्य का हाफिल तैयार कराया। इसने ख्वाजा हुसामुद्दीन को नियुक्त किया। इन्होंने 6 वर्ष कार्य करके राज्य का हाफिल तैयार किया। इसके अनुसार राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 75 लाख टंका थी। फिरोज शाह तुगलक ने 24 ऐसे करों को समाप्त किया जिन्हें शरीयत मान्यता नहीं देता है। इसने दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यानी कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक हैं। मुद्रा में सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। पहली थी संस्गनी मुद्रा, दूसरी थी अध, तीसरी थी विख। संस्गनी जो मुद्रा थी यह थी चांदी की मुद्रा थी और यह टंका के मूल्य के 1/6 थी। अध यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/2 थी। विख यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/4 थी। 8वां है नहरों का निर्माण। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों के सिंचाई करते थे उनके हर एक हर्ब सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। दासों के प्रेम। यह जो फिरोज शाह तुगलक था यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान या बंदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान था। इसके बाद 1,80,000 सैनिक थे और उनको नियंत्रित करने के लिए एक विभाग की भी स्थापना किया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। और यह प्रत्येक दास को 10 टंका से लेकर 100 टंका तक वार्षिक वेतन भी देता था। 10वां है इसका फिफा खाना की व्यवस्था। ये जो फिफा खाना था यह था निःशुल्क चिकित्सालय। उस समय भी देखो ऐसी स्कीमें चलती थी, यानी कि इसके जो अच्छे काम थे कि या कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है या सरकारी नौकरी में थे, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र दामाद या दास को नौकरी देता था। और 1,80,000 दास थे, उनको नियंत्रित करने के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग की भी स्थापना की। और यह अपने दासों को 10 टंका से 100 टंका तक वार्षिक वेतन भी देता था और निःशुल्क चिकित्सालय भी चलाता था ये, जिसको क्या कहते थे उसमें शिफा खाना। सुल्तान ने अनेक निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कराई थी। देखो स्वास्थ्य पे कितना अच्छा ध्यान देता था। रोजगार पे भी ध्यान था इसका। और ये देखो रोजगार पे इतना ध्यान था कि एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना करवाया था। दिल्ली के कोतवाल के माध्यम से इसने बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की। निकाह दफ्तर की स्थापना। इस दफ्तर के गरीब मुसलमानों की कन्याओं के विवाह के लिए आवश्यकता अनुसार 50, 30, 25 टंका धन दिया जाता था, यानी कि एक निकाह दफ्तर की स्थापना करवाई थी इसमें। और उसमें गरीब मुसलमान की कन्याओं को विवाह करने के लिए जैसा आवश्यकता देखता था या तो 50 टंका, यानी कि मैक्सिमम 50 टंका था, मिनिमम 25 टंका था और 30 टंका था बीच में। इनमें से कितना भी धन दे देता था वो जिस हिसाब से ज़रूरी समझता था। कारखानों का निर्माण। ये देखो इसने कारखानों का निर्माण भी करवाया था। सुल्तान ने 2 प्रकार के कारखानों का निर्माण कराया। पहला है रातिबी कारखाना। इसमें मनुष्यों तथा पशुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था। दूसरा था गैर रातिबी कारखाना। इसमें सुल्तान व उसके परिवार के लोगों एवं अमीरों के दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तैयार की जाती थी। उद्यानों के प्रेम, यानी कि इसको देखो उद्यानों या बगीचों के भी प्रेम था। सुल्तान को उद्यानों से बहुत प्यार था। इसने केवल दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाए। फिरोज तुगलक इस्लाम धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर था। इसने स्त्रियों को संतों के मकबरे पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। फिरोज तुगलक के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद शाह। फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी और मोहम्मद शाह को फिरोजी दाफों ने राजधानी से भगा दिया था।
इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जो 1388 से 89 तक शासन किया। 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया। इसने दिल्ली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1398 में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण था। तैमूर के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना था और धन को प्राप्त करना था। अगला है हमारा सैयद वंश। इसकी चर्चा हम कल करेंगे दोस्तों। जो ये तैमूर था, इसने दिल्ली को जीत करके, इसका एक सेनापति होता था जिसका नाम था खिज्र खां, उसको ही इसने दिल्ली की सत्ता सौंप कर चला गया। तो खिज्र खां ने तैमूर के सम्मान में यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना करके 1414 से राज करने लगा। तो इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक ही चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए, पास होइए। और आपको लगता है कुछ कमेंट करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लगे, सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर आपको चैनल सही लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।